हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। यानी कि अपना चैप्टर जो था, यानी कि यूनिट थी एक पार्टनरशिप की, जिसमें अपन ने 5 चैप्टर पढ़े थे, वो अपन ने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब अपन आज जो स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, उसका नाम है कंपनी अकाउंट्स। और उसमें अपन करेंगे सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में समझेंगे। ठीक है, पहले अपन कंपनी के बारे में समझेंगे और शेयर किस टाइप से इश्यू करते हैं वो समझेंगे, और उसके बाद इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन इसमें लेने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, अब पहले कंपनी का स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जैसे कि अपन ने पार्टनरशिप के अंदर पढ़ा, 5 यूनिट थी, 5 कंप्लीट करी। ठीक है, ऐसे ही कंपनी के अंदर अपन 2 यूनिट पढ़ने वाले हैं। एक अपन कंपनी का पढ़ेंगे इश्यू ऑफ शेयर, और एक पढ़ेंगे अपन डिवेंचर्स के बारे में। ठीक है, तो अपन जो भी स्टार्ट करेंगे वो पहले करेंगे अपन शेयर वाला पार्ट। ठीक, तो सबसे पहले कंपनी को समझने से पहले आपको 3 कैटेगरी समझनी होगी। देखिए, बिजनेस जो होता है ना, बिजनेस, उसके 3 पैटर्न है। 3 पैटर्न मान लो, या आप बोल सकते हो कि बिजनेस करने का 3 टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, जो कि आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में मतलब एक ही पर्सन होता है, इंडिविजुअल पर्सन। तो आप समझ सकते हैं जब एक ही पर्सन है तो कैपिटल भी लिमिटेड होगी। ठीक है, रिस्क ज्यादा होती है। ठीक है, मैनेजमेंट भी अकेला वही संभालेगा, प्रॉफिट को भी अकेला वही लेगा। वो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक ही व्यक्ति होता है इसके अंदर। उसके बाद अपन ने पढ़ी थी पार्टनरशिप। ठीक है, अब पार्टनरशिप के बारे में अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनरशिप में क्या क्या होता है, कितने पार्टनर होते हैं, मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं, क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स आती है, क्या क्या चीजें इसकी अकाउंटिंग में होती है, क्या क्या अकाउंट्स बनते हैं, वो ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं पार्टनरशिप। तो यानी कि सोल प्रोप्राइटर से ऊपर चले जाते हैं, मतलब सोल प्रोप्राइटर और उसको थोड़ा सा अपन एक्सपांशन करेंगे तो पार्टनरशिप पे चले जाएंगे। लेकिन हमको बिजनेस और बड़े लेवल पे एक्सपांड करना है, वर्ल्ड वाइड करना है। ठीक है, तो अपन को करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कंपनी पे। ठीक है, तो ये 3 टाइप के बिजनेस की कैटेगरी होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। इसमें 1 पर्सन होता है, इसमें 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर होते हैं, इसमें मेंबर होते हैं। ठीक है, अब इसमें भी जब अपने को पता है पार्टनरशिप पढ़ी, तो इसमें कुछ लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन को खत्म करने के लिए आई है कंपनी। ठीक है, कुछ लिमिटेशन थी सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, तो पार्टनरशिप ने उसको खत्म किया। पार्टनरशिप में कुछ लिमिटेशन है, उसको कंपनी खत्म कर रही है, और कंपनी से ऊपर कुछ नहीं होता। ठीक है, कंपनी ही होती है। आपने मोस्टली नाम सुने होंगे, जितने भी ब्रांड्स के आप नाम सुनते हो, जितने भी नाम सुनते हो, वो सब कंपनी के अंदर आते हैं। चाहे आप सैमसंग ले लीजिए, चाहे आप LG ले लीजिए, चाहे आप एप्पल ले लीजिए, चाहे आप कोई सी भी अदर कंपनीज की बात कर ले तो टाटा ले लीजिए, रिलायंस ले लीजिए, सारी की सारी कंपनीज है। इनका जो बिजनेस है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपांशन कर रखा है इन लोगों ने। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप छोटी होती है, सोल प्रोप्राइटर से उससे भी छोटा होता है, और कंपनी वर्ल्ड वाइड होती है। ठीक है, ये तो अपने तीनों में डिफरेंस समझ लिया, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। ठीक है, अब अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले कंपनी के बारे में समझते हैं। कंपनी को अगर नॉर्मल एक इसकी मीनिंग बात करें, इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो दे रखी है डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अंदर। इसकी डेफिनेशन दे रखी है कंपनी की। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए कौन सी एक्ट में? कंपनीज। अच्छा, कंपनीज का जो एक्ट है, एक्ट जो है वो है 2013। ठीक है, ये दे रखा है आपको कंपनीज एक्ट 2013। तो यानी कंपनी की जो डेफिनेशन है, कंपनी की मीनिंग है, वो ये कहती है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट होना पड़ेगा कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। ठीक है, ये कंपनी की मीनिंग है। और एनी प्रीवियस लॉ, और एनी प्रीवियस लॉ। अच्छा, अब प्रीवियस लॉ के बारे में क्या कहना है उसको भी समझ लेते हैं। तो अभी अपन ने बताया कि कंपनी की जो मीनिंग है, डेफिनेशन दे रखी है, वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 में दे रखी है। कंपनीज एक्ट 2013, जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट था 1932, ऐसी कंपनीज का एक्ट है 2013। जो भी रूल्स रेगुलेशंस पढ़ेंगे वो कंपनीज एक्ट 2013 के पढ़ेंगे। ठीक है, अब कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 कहती है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट होना पड़ेगा कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, और एनी प्रीवियस लॉ। और एनी प्रीवियस लॉ का मतलब क्या? एनी प्रीवियस लॉ का मतलब होता है कि यानी कंपनीज एक्ट जो 2013 है ना, इससे पहले था कंपनीज एक्ट 1956, ये था पहला एक्ट। ठीक है, तो जो कंपनियां इस एक्ट में रजिस्टर्ड थी, ठीक है, उसमें ऑलरेडी कंपनीज एक्ट 2013 के रूल्स फॉलो होते हैं, इसीलिए बोला और एनी प्रीवियस लॉ। जैसे टाटा हो गई, रिलायंस है, तो ये बहुत पुरानी कंपनी है। ठीक है, तो ये 1956 में रजिस्टर्ड थी, जो कि अब 2013 में कंपनीज एक्ट चेंज हो गया है, तो सारे के सारे रूल्स जो 2013 के एप्लीकेबल होते हैं। इसीलिए बोला है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट होना पड़ेगा कंपनीज एक्ट 2013 में, और एनी प्रीवियस लॉ। तो एनी प्रीवियस लॉ है 1956, जो कि अब जो भी कंपनी लॉ में रजिस्टर्ड हुई थी, अब वो सारी की सारी ऑटोमेटिकली कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हो गई है। सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इसी के फॉलो होते हैं। क्योंकि ये बात तो आपको समझ में आई होगी, मीनिंग सेक्शन है 2 सबसेक्शन 20। ठीक है, ये हो गया जी, अब कंपनीज के बारे में बात हो गई। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या कहती हैं, उसको आप एक बार अच्छे से समझना। तो देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं, तो उससे पहले आपको बता दें, जो कंपनी है ना, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, जो कि क्रिएट बाय लॉ के द्वारा है। ठीक है,
यानी कि आर्टिफिशियल पर्सन है, ये खुद तो चल नहीं सकती, देख नहीं सकती, लेकिन ये सारे के सारे काम करवाती है, ठीक है, इसलिए एक आर्टिफिशियल पर्सन है और जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है, ठीक है, ये है इसका कंपनीज का मीनिंग और उसकी डेफिनेशन। ठीक, अब अपन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि आप समझना, आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका लेने वाले अपन, कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए आप इसके एक बार, आपको समझ में आएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स में लेते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। अब देखो सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहती है? सेपरेट लीगल एंटिटी कहती है कंपनी और मेंबर्स दोनों अलग अलग है, कंपनी अलग है, कंपनीज के जो मेंबर्स है वो अलग है, यानी कि कंपनी अपने नाम से परचेज करती है, अपने नाम से सेल करती है, अपने नाम से केस करती है, अपने नाम से असेट्स परचेज करती है, अपने नाम से लायबिलिटी करती है, अपने नाम से ही सब कुछ उसका होता है, इसीलिए यहां पे बोला है सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था। ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी पार्टनरशिप में नहीं होती है, लेकिन कंपनी में होती है। कंपनी के मेंबर्स अलग होते हैं और कंपनी अलग होती है, जो भी काम होता है वो कंपनी के नाम से होता है। अब जैसे आपको एक एग्जांपल बताते हैं, आप रिलायंस से कोई भी प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो जो रिलायंस का जो बिल आएगा ना, वो रिलायंस के नाम से आएगा, ना कि मुकेश अंबानी जी के नाम से आएगा। बात समझ आ रही है? यानी मेंबर्स अलग होते हैं और क्या होता है, कंपनी अलग होती है। जो भी काम होता है वो सारा का सारा कंपनी के नाम से, बैंक अकाउंट भी कंपनी के नाम से ओपन होगा, लोन भी कंपनी के नाम से होंगे, असेट कंपनी के नाम से होगी, लायबिलिटी कंपनी के नाम से होगी, सू अगर कंपनी को करना है तो वो भी कंपनी के नाम से ही होगा। ठीक है, अब ये बात तो समझ में आई होगी, सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, सेपरेट लीगल एंटिटी के बाद अपन बात कर लेते हैं यहां पे, तो देखो सेपरेट लीगल एंटिटी हो गया। अब एक बात कर लेते हैं परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन, अभी परपीचुअल सक्सेशन क्या कहता है? परपीचुअल सक्सेशन कहता है कि किसी भी मेंबर के आने से और किसी भी मेंबर के जाने से कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी कंटिन्यूअसली चलती रहती है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था। पार्टनरशिप में अगर किसी पार्टनर को एडमिट कराओगे तो अकाउंटिंग दोबारा से होगी, किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो अकाउंटिंग दोबारा से होगी, रिटायरमेंट हो जाएगा तो अकाउंटिंग दोबारा से होगी, यानी वहां पे हर चीज में अकाउंटिंग होती है, वहां पे फर्क पड़ता है। लेकिन यहां पे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यहां पे होता है परपीचुअल सक्सेशन। किसी मेंबर के आने से कंपनी में या किसी मेंबर के कंपनी के जाने में तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कंपनी कंटिन्यूअसली चलती रहती है। इसे अपन बोलते हैं परपीचुअल सक्सेशन, जो कि पार्टनरशिप में नहीं होता। वहां पे तो फर्क पड़ेगा, कोई पार्टनर आएगा जाएगा या डेथ होगी तो। बात समझ में आ रही है? इसे कहते हैं परपीचुअल सक्सेशन। अच्छा, बात कर लेते हैं कॉमन सील। अच्छा, कॉमन सील क्या है? कॉमन सील कंपनी की वो सील है जो कंपनी को डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती है, लीगल बनाती है। लीगल बनाने का मतलब होता है जब तक कंपनी के डॉक्यूमेंट पे कंपनी की कोई सील नहीं होगी तब तक उसको लीगल डॉक्यूमेंट कंपनी का नहीं माना जाएगा। अगर उस डॉक्यूमेंट पे कंपनी की सील लगी हुई है तो उसे लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है, उसे बोलते हैं कॉमन सील। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा, सेपरेट लीगल एंटिटी समझ में आई होगी, परपीचुअल सक्सेशन समझ में आया होगा और कॉमन सील समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसमें मेन लिमिटेड। अब लिमिटेड लायबिलिटी सुनिए। अब लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? यहां पे मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं था। पार्टनरशिप में तो सबसे पहले यही बात बताई गई थी कि जो पार्टनर होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है। कंपनी में जो मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड होती है, इसलिए इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहां पे जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है मेंबर्स की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यहां पे लिखा हुआ है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, यानी कि यहां पे ऐसा है कि कंपनी में शेयर को इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन यहां पे प्राइवेट कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, वहां पे वो शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकती। लेकिन प्राइवेट कंपनी को छोड़ के जो भी गवर्नमेंट कंपनी होंगी वो अपने शेयर्स को इजीली ट्रांसफर कर सकती हैं। ये है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। ठीक है, अभी हम बताएंगे प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, 1% कंपनी क्या होती है, ये सारे बात में अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब यहां पे डिफरेंस बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। यानी कि ओनरशिप एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या है उसके बारे में अपन समझते हैं। यहां पे क्या होता है कि मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं और वो कंपनी को चलाते हैं। सारे के सारे मेंबर्स कंपनी को नहीं चलाएंगे, उन मेंबरों में से ही
इलेक्ट किया जाता है, यानी उसमें से वोटिंग करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है और वही कंपनी को कंटिन्यूअसली चलाते हैं। सारे के सारे मेंबर्स कंपनी को नहीं चला सकते, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ डिफरेंस बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, अलग अलग होते हैं। यहाँ पे की जो कंपनी जो चलाएंगे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाएंगे, जो कि अपॉइंट कौन करेगा, मेंबर इसको अपॉइंट करेंगे। ठीक है, आयोग की ये बात समझ में आई होगी। ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल। सेपरेट लीगल एंटिटी बताया, मेंबर और कंपनी दोनों अलग अलग होते हैं, जो भी काम होता है वो कंपनी के नाम से होता है। ठीक है, केस हो, परचेज हो, सेल हो, असेट हो, एनीबडी एल्स। ठीक है, उसके परपेचुअल सक्सेशन है, यानी किसी के आने से, यानी कोई मेंबर जब कंपनी में आएगा या कोई मेंबर कंपनी से बाहर जाएगा, कंपनी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे अपन बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, 2 पॉइंट। उसके बाद आता है कॉमन सील। जब तक किसी भी डॉक्यूमेंट पे कंपनी की कॉमन सील नहीं है तो उसे लीगल डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा, लेकिन जिसपे कंपनी की कॉमन सील होती है उसको लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है। आगे बात समझ में? तो यानी कि एक बात ये भी कह सकते हैं कि कॉमन सील जो होती है वेरीफाई करती है कंपनी के डॉक्यूमेंट को कि ये लीगल है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। यहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, लेकिन पार्टनरशिप में अपन ने बात करी थी कि लायबिलिटी पार्टनर की अनलिमिटेड होती है। उसके बाद आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। यहां पे इस शेयर्स को इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है। शेयर को इजीली अपन ट्रांसफर करेंगे, लेकिन प्राइवेट कंपनी पे ये रिस्ट्रिक्शन है, जो कि अपन अभी बाद में बात करेंगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होते हैं, यानी कि जितने भी मेंबर्स होते हैं कंपनी के, वो ही अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो कंपनी को चलाते हैं। ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। की कैरेक्टरिस्टिक तो आपको अच्छे समझ में आई। वो डेफिनेशन थी जो कि 2 सबसेक्शन 20 के अंदर थी, जिसमें बताया था कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट होना पड़ेगा कंपनी से 2013 में, और एनी प्रीवियस लॉ, तो वो भी हमने आपको समझा दिया। आई होप कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अपन बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या उसको अपन समझेंगे। टाइप्स ऑफ कंपनीज, ठीक है, कितने टाइप की कंपनीज होती है उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपनी, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे ओपीसी, यानी कि 1 पर्सन कंपनी। ठीक है, ओपीसी। ठीक है, इसके अगर अपन सेक्शन की बात करें तो इसका जो सेक्शन है वो दिया हुआ है आपको 2 सबसेक्शन 62। ठीक है, ये है 1 पर्सन कंपनी की जो सेक्शन है वो दे रखी है आपको 2 सबसेक्शन 62। ठीक है, 1 पर्सन कंपनी क्या होती है, जिसमें एक ही मेंबर होगा। ठीक है, वही कंपनी को मैनेज करेगा, उसकी लायबिलिटी लेकिन लिमिटेड होगी यहाँ पे। ठीक है, तो देखो 1 पर्सन कंपनी के बारे में इन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, लिखा हुआ है 1 पर्सन कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज ओनली 1 पर्सन। तो अपन ने बताया केवल एक ही मेंबर होता है, और सेक्शन इसकी क्या है 2 सबसेक्शन 62। उसके अंदर उन्होंने लिखा दिस टाइप ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेट एज अ प्राइवेट कंपनी। ये जो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है एज अ प्राइवेट कंपनी की तरह से इनकॉर्पोरेट होती है। देखो 2 टाइप की कंपनी होती है मोस्टली, एक प्राइवेट होती है, एक गवर्नमेंट होती है। तो ये प्राइवेट कंपनी के तौर पे इनकॉर्पोरेट होती है। ठीक है, 1 पर्सन कंपनी डिफरेंस फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरी फॉर्म। तो देखो अपन ने अभी जब स्टार्ट किया था लेक्चर तो अपन ने बताया था 3 टाइप होते हैं, एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, एक होता है पार्टनरशिप, और उसके ऊपर होता है कंपनी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप से अलग होती है 1 पर्सन कंपनी, क्योंकि इसमें एक ही मेंबर होता है और सोल प्रोप्राइटरशिप में भी एक ही होता है, इसलिए ये लेकिन अलग होती है सोल प्रोप्राइटरशिप से। ठीक है, यहां पे जो है अपन ने बताया था लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, और ये सेपरेट एंटिटी होती है, क्योंकि देखो जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो सेपरेट एंटिटी नहीं है, लेकिन जो 1 पर्सन कंपनी है सेपरेट एंटिटी होती है। कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। ठीक है, while in sole proprietary firm liability of the proprietor is extend to the business asset and private asset। देखो यहां पे 1 पर्सन कंपनी में जो मेंबर होता है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में जो इंडिविजुअल पर्सन होता है उसकी लायबिलिटी प्राइवेट असेट तक होती है, यानी कि जो उसके बिजनेस के असेट थे वो तो उधर तक होती है, और उसके अलावा भी अगर मान के चलो कभी लॉस होता है तो उसकी प्राइवेट असेट को भी बेच के ऊपर पैसा पे किया जाता है। इसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में वहां पे लायबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन 1 पर्सन कंपनी में जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, और इसकी सेक्शन है 2 सबसेक्शन 62, और ये मोस्टली प्राइवेट कंपनी में ही इनकॉर्पोरेट होती है। ठीक है, इसे बोलते हैं 1 पर्सन कंपनी। आई होप कि ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अपन दूसरी बात कर लेते हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में। ठीक है, प्राइवेट कंपनी। अच्छा, प्राइवेट कंपनी क्या है, सेक्शन अपन देखते हैं। तो प्राइवेट कंपनी की जो सेक्शन है वो है 2 सबसेक्शन 68। अच्छा, प्राइवेट कंपनी क्या होती है। अच्छा, प्राइवेट कंपनी के बारे में उन्होंने बोला है कि प्राइवेट कंपनी जो है मींस अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख। मतलब अगर अपन बात करें तो जो प्राइवेट कंपनी है, अगर आपको रजिस्टर्ड करवानी है, अगर प्राइवेट कंपनी बनवानी है तो उसको आपको ऑथराइज्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहेगी मिनिमम 1 लाख। ऑथराइज्ड कैपिटल मिनिमम 1 लाख रुपए। ठीक है, ये ऑथराइज्ड कैपिटल है प्राइवेट कंपनी की। अगर कंपनी प्राइवेट कंपनी मान के चलते हैं कोई खोलता है तो प्राइवेट कंपनी के लिए ऑथराइज्ड कैपिटल रहेगी, वो रहेगी जी आपकी कितनी, मिनिमम 1 लाख। अच्छा, अब बात करें मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं मेंबर के बारे में। तो यहाँ पे मेंबर जो होते हैं वो मिनिमम तो 2 होते हैं,
और मैक्सिमम 200 होते हैं। यहाँ पे जो मेंबर्स होंगे वो मिनिमम तो 2 होंगे और मैक्सिमम कितने होंगे 200। अच्छा इसमें आगे और इन्होंने लिखा हुआ है कि ये ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर्स को। ध्यान से समझना इस बात को अच्छे से। ऑथराइज कैपिटल एक है, मेंबर 2 है और मैक्सिमम 200 है और ये ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर। ट्रांसफर ऑफ शेयर, ठीक है, ये ट्रांसफर शेयर नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो ये शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। मेंबर इनके 2 मैक्सिमम 200 और ऑथराइज कैपिटल इनकी मिनिमम रहती है 1 लाख। अच्छा अपन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं इनके, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिनिमम 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ पॉइंट जो इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो मेंबर्स है वो अपन ने इसमें बता दिया है। ठीक है, अच्छा मेन इसमें बात ये है कि पब्लिक को सिक्योरिटीज के लिए इनवाइट नहीं कर सकते। मतलब अगर अपन बोले तो पब्लिक कंपनी यानी कि जो प्राइवेट कंपनी है वो पब्लिक में शेयर नहीं दे सकती, यानी सिक्योरिटीज को इश्यू नहीं कर सकती, ये इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, अच्छा इस लेक्चर में अब आपको नोट्स अवेलेबल रहेंगे। आपको हर वीडियो में आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको नोट की पीडीएफ मिल जाएगी, जिसको कि आप वहां से डाउनलोड करके इजीली आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑथराइज कैपिटल है 1 लाख, ठीक है मिनिमम, और मेंबर्स है 2 मैक्सिमम 200, ट्रांसफर ऑफ शेयर नहीं कर सकती है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 2 होते हैं, और ये पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। कौन सी कंपनी? प्राइवेट कंपनी, यानी कोई भी पब्लिक सिक्योरिटीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। यह है प्राइवेट कंपनी के बारे में। इसका जो सेक्शन है 2 सबसेक्शन 68 है। अब ओके 1% कंपनी और प्राइवेट कंपनी आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पब्लिक कंपनी के बारे में, यानी कि पब्लिक कंपनी क्या होती है। अब अपन तीसरी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, पब्लिक कंपनी के बारे में आप समझिए। ठीक है, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। ठीक है, अच्छा पब्लिक कंपनी की जो सेक्शन है वो अपन बता देते हैं। सेक्शन है 2 सबसेक्शन 71। ठीक है, पब्लिक कंपनी में ऑथराइज्ड जो कैपिटल होती है वो मिनिमम 5 लाख होती है। ऑथराइज्ड कैपिटल मिनिमम 5 लाख होती है और मैक्सिमम पर कोई क्राइटेरिया नहीं है, मैक्सिमम जितनी भी लगाना चाहे उतनी। ठीक है, और ऐसी अपन ने बात करा था किसमें, प्राइवेट कंपनी, तो वहां पे थे मिनिमम कितना 1 लाख। अच्छा यहाँ पे मेंबर्स की बात कर लेते हैं। जहां पे मेंबर्स होते हैं 7 और मैक्सिमम पर कोई लिमिट नहीं, नो लिमिट। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, यानी कि मिनिमम मेंबर 7 रहने चाहिए और मैक्सिमम पर कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ये वही चीज चल रही है जो प्राइवेट में वही है उसमें पब्लिक में, लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया लगे। वहां पे ऑथराइज्ड कैपिटल 1 लाख थी, यहाँ पे 5 लाख। वहां मिनिमम 2 मेंबर थे, मैक्सिमम 200 थे, यहाँ पे मिनिमम 7 है, मैक्सिमम पर कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे अगर अपन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करें तो 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वहां पे 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन बात करें पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर सकती है, ये कर सकती है, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मेंबर्स और ऑथराइज्ड कैपिटल के बारे में। ठीक है, अच्छा ट्रांसफर ऑफ शेयर हो सकता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर ये कर सकती है, उसको रिस्ट्रिक्शन थी, वो ट्रांसफर नहीं कर सकती शेयर्स को। पब्लिक डिपॉजिट के लिए भी वहां पर रिस्ट्रिक्शन थी, ये पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे 3 है, मेंबर्स इनके 7 है और नो लिमिट है, और ऑथराइज्ड इनकी 5 है। ठीक है, अच्छा और क्या कह रहे हैं ये लोग, ये इन्होंने यहाँ पे बात बोली वही जो अपन ने बात करी। अच्छा इसमें एक चीज थी कि पब्लिक कंपनी अपने नाम के लास्ट में, जितनी भी पब्लिक कंपनी होंगी वो अपने नाम के एंड में, यानी कि एट द एंड ऑफ द नेम, तो ये लगाती है लिमिटेड, एलटीडी। ठीक है, लिमिटेड कंपनी। और वो जो लगाती है जो पब्लिक गवर्नमेंट यानी प्राइवेट कंपनी होती है वो लगाती है प्राइवेट डॉट एलटीडी, प्राइवेट लिमिटेड, और जो गवर्नमेंट कंपनी है पब्लिक कंपनी वो लगाती है लिमिटेड। ठीक है, तो ये फर्क है इनके नाम के पीछे। बाकी नॉर्मल था, ऑथराइज्ड कैपिटल इनकी 5 लाख है, उनकी 1 लाख है मिनिमम, इनके मेंबर 7 है, मैक्सिमम पर कोई लिमिट नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 3 है, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, और ये ट्रांसफर ऑफ शेयर भी इजीली से कर सकती है। तो ये है पब्लिक कंपनी। उससे पहले अपन ने पढ़ी प्राइवेट कंपनी और उससे पहले अपन ने पढ़ी 1% कंपनी। ठीक है, अब अच्छा एक बात याद रखें, अगर पब्लिक कंपनी के बारे में कुछ बोले तो सारे के सारे पॉइंट ऐड करके लिख देंगे, ऐसे अगर अपन से प्राइवेट कंपनी के बारे में बोले तो सारे के सारे पॉइंट ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, अब अपन बात करेंगे लिस्टेड और अनलिस्टेड की बात। अब लिस्टेड कंपनी होती है और अनलिस्टेड होती है। लिस्टेड कंपनी, अच्छा लिस्टेड कंपनी क्या कहती है सुनो, उसकी पहले अपन सेक्शन बता दें आपको। 2 सबसेक्शन 52 इसकी सेक्शन है। लिस्टेड कंपनी वो जो कंपनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड होती है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे जो रजिस्टर्ड होती है उन्हें लिस्टेड कंपनी कहते हैं, और जो नहीं होते उन्हें अनलिस्टेड कहते हैं। अच्छा लिस्टेड कंपनी के बारे में उन्होंने बोला है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, लिस्टेड कंपनी मींस अ कंपनी व्हिच हैज any of its securities listed
ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि जो रजिस्टर्ड होती है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पर, वो लिस्टेड कंपनी होती है। अनलिस्टेड के बारे में इन्होंने बोला है, अनलिस्टेड कंपनी कैन बी पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी। इन्होंने बोला द कंपनी हुज शेयर आर नॉट लिस्टेड और एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड अनलिस्टेड। तो अपन ने बताया है जो कंपनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती है वो लिस्टेड होती है, और जो नहीं होती है उन्हें अनलिस्टेड कंपनी कहते हैं, ठीक है। और एन अनलिस्टेड कंपनी कैन पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं बताऊं आपको, LIC है, LIC गवर्नमेंट कंपनी, तो LIC अभी कुछ साल, कुछ महीने या कुछ एक साल के आसपास पहले ही लिस्टेड हुई, उससे पहले वो लिस्टेड नहीं थी, ठीक है। तो वो है तो कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। तो पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट, दोनों हो सकती है अनलिस्टेड, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं अनलिमिटेड कंपनी की। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब होता है जहां पे जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। अच्छा, इसकी सेक्शन की बात कर लेते हैं। इसकी जो सेक्शन है वो आपको दी हुई है 2 सबसेक्शन 92, 2 सबसेक्शन 92, और इन्होंने लिखा है जो अनलिमिटेड कंपनी होती है मींस अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, मतलब उनकी कोई लिमिट नहीं है मेंबर्स की, मतलब उनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है, इसलिए अनलिमिटेड कंपनी है। इसकी सेक्शन है 2 सबसेक्शन 92। अच्छा, अब अपन बात कर लेते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, इसकी जो सेक्शन है वो सेक्शन आपको दी हुई है 2 सबसेक्शन 22। अच्छा, लिमिटेड बाय शेयर जहां पे मेंबर की जो लायबिलिटी होती है वो शेयर तक लिमिट होती है, और वो भी अनकॉल्ड कैपिटल, जो उनसे मांगी नहीं गई वो कभी भी उनसे मांगी जा सकती है। जैसे कि अपन बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मींस अ कंपनी हैविंग अ लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय मेमोरेंडम टू द अमाउंट, यानी कि एक होता है मेमोरेंडम में जो भी अमाउंट लिखी होती है वहां तक इनकी लायबिलिटी बनती है, और इफ एनी अनपेड ऑन शेयर रेस्पेक्टिवली हेल्ड बाय देम। जैसे मान के चलते हैं इसके कोई मेंबर है और जो कि लिमिटेड बाय शेयर, तो उसके 5000 शेयर है और 10 रुपए का एक शेयर है, तो उसकी लायबिलिटी जो बनेगी वो मैक्सिमम 50,000 बनेगी। अब इसमें इन्होंने एक बात क्या बोली, जैसे मान के चलते कंपनी ने 5000 शेयर पे केवल 7 रुपीज अभी तो कर मांग रखे थे 35,000, तो अभी कितने रुपए और कर सकती है? 3 रुपए। तो जो अनपेड रह गई ये तो कंपनी रख ही लेगी, 3 रुपए के हिसाब से और पैसा इनसे मांग सकती है 5000 इंटू 3 के हिसाब से 15,000, और अगर पूरा का पूरा ले रखा है तो अपन 50,000 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये होता है, मतलब अपन बात करें तो यहाँ पे जो मेंबर की लायबिलिटी बनेगी वो 50,000 मैक्सिमम बनेगी, क्योंकि ये लिमिटेड बाय शेयर, जितने शेयर ले रखे उसकी जो वैल्यू है उतने तक की जो है मेंबर की लायबिलिटी बनती है। बस इतना बोला है कि अगर 7 रुपए पहले से ऑलरेडी ले रखे कंपनी ने तो कंपनी 3 रुपए और ले सकती है, इसे बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। आई होप ये भी समझ में आ गई होगी। अब एक लास्ट एंड फाइनल कंपनी है जिसका नाम है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसकी सेक्शन जो दे रखी है वो सेक्शन दे रखी है 2 सबसेक्शन 21, ठीक है। ये इसकी सेक्शन है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जहां पे कंपनी जो है मेंबर की लायबिलिटी उसने जितनी गारंटी दे रखी हुई कंपनी को वहां तक उसकी लायबिलिटी बनेगी। ये लिखा हुआ है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मींस अ कंपनी हैविंग the liability of its member limited by the memorandum to such amount as the member may respectively undertake to contribute to the asset of the company in the event of its being bound up, यानी कि बाउंड अप जब कंपनी का दी एंड हो रहा होगा, वाइंडिंग अप हो रहा होगा, उस समय तक जितनी गारंटी मेंबर ने दी थी वहां तक की उसकी गारंटी बनेगी, उसे बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। उसने जितनी असेट तक की गारंटी दी है, जो भी कंपनी के असेट्स है उसमें उसने कितना अंडरटेक किया हुआ है, कितने तक की उसने गारंटी दे रखी है, वहां तक की उसकी लायबिलिटी की रेट होगी, जो उसे बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। तो इसकी सेक्शन है 2 सबसेक्शन 21, ये है सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 22, लिमिटेड अनलिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी, और उससे पहले अपन ने पढ़ी 1% प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, और उससे पहले कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े और कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी है, और ये आज लेक्चर था फर्स्ट कंपनी का, ठीक है। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, आप इसका एक बार रिवीजन करेंगे तो एक बार रिवीजन में आपको आ जाएगा। नोट्स आपको हर लेक्चर में मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्म में, आप उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है।
तो आप एक बार इसका रिवीजन करें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो रोहित सर आपके लिए बैठे हुए हैं, आप कभी भी उन्हें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपको कभी भी प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप के थ्रू हमसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, जिससे कि आपको कभी भी आगे आने वाले टाइम में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।